इफ्रिक 14। अच्छा, इफ्रिक 14 में से टेस्ट तो कभी नहीं हुआ, और उम्मीद भी कम इसलिए है क्योंकि ये पाकिस्तान की चीज है ही नहीं। ये कुछ मुल्कों के अंदर, बल्कि इसको मैंने जितना इंटरनेट पे सर्च किया तो वो मुझे यूके में ही नजर आया ये, तो ये यूके स्पेसिफिक चीज ही है शायद, तो इसलिए टेस्ट तो ये नहीं हुआ। बहरहाल सिलेबस में है इसलिए करा तो रहा हूं। एसिड सीलिंग तब लगने की जरूरत पड़ेगी जब, अभी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन कर रहा हूं, फिर वहां से पढ़ाता हूं जो पढ़ाना है, जब पीवी ऑफ डीबीओ कम होगा और फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसिड ज्यादा होंगे। अगर ये है 1500, ये है 1400, तो 100 का एसिड शो होने लगा है तभी जरूरत है इसको नकेल डालने की कि क्या 100 का एसिड शो कर दें या सीलिंग तक रोक दें इसको। अगर ये ज्यादा होता, वो कम होता, तो फिर इस कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं थी। ये जरूरत ही तब है जब प्लान एसिड्स इससे ज्यादा है, यानी जितने पैसे हमने जमा किए हैं वो ज्यादा जमा हो गए। इतनी जिम्मेदारी बनती है, अभी के अभी अगर सब छोड़ के चले जाते तो शायद इतने पैसे देने पड़ते, क्योंकि हमने बेस्ट एस्टीमेट के मुताबिक अकाउंटिंग की हुई है, तो इतने पैसे देने पड़ते अगर अभी के अभी सब खत्म हो जाता। लेकिन डब्बे में इतने पैसे जमा किए हैं, तो इस 100 को हम एसिड सिर्फ तभी कहें ना। एसिड क्या होता है वैसे, जनरल कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूं, जनरल बात पूछ रहा हूं, इस 19 नहीं, वैसे जनरल बात, जिसे फ्यूचर बेनिफिट मिलने होते हैं। तो हम इस 100 को तब एसिड कहें जब इससे कोई बेनिफिट मिलने हैं। क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? मैं एक जुमला और बोल लूं, इतनी लायबिलिटी के लिए हमने डब्बे में इतने पैसे जमा करके रखे हुए हैं और वो ज्यादा जमा कर लिए हुए हैं, क्या बेनिफिट मिल सकते हैं फ्यूचर में? लायबिलिटी कम हो रही है। मैं सवाल दोबारा करता हूं, एज एट करंट ईयर एंड ये लायबिलिटी की अमाउंट है, और हमने इसके लिए जो पैसे जमा करके डब्बे में रखे हुए, फंड की बात कर रहा हूं मैं, उसमें ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं, तो हमें कल को क्या फायदा हो सकता है? री इन्वेस्टेड है, प्लान एसेट्स इन्वेस्टेड है, क्या फायदा हो सकता है? जो पैसे बच जाएंगे फिर। अच्छा, वो पैसे हमने फंड में रखे हुए, एक सेपरेट एंटिटी है, और ट्रस्ट एक्ट का मतलब, ट्रस्ट एक्ट के तहत बनी हुई एंटिटी का मतलब होता है कि उस पैसे का वही इस्तेमाल होगा जिसके लिए वो ट्रस्ट बना है। क्योंकि अगर सेपरेट ट्रस्ट बनाया गया, उसके सेपरेट ट्रस्टी अपॉइंट हुए हैं, तो फिर वो पैसा हम नहीं अपने बिजली का बिल देने के लिए इस्तेमाल कर सकते। तो इस 100 का फायदा हम कैसे दे सकते हैं? हम अगली दफा जब, क्योंकि तो हम हर साल पैसे जमा करते रहेंगे, तो चूंकि अगर ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं, हर महीने जितने का पेट्रोल डलवाते हैं आप, महीने के आप तो चलो हर चौथे दिन अगर पेट्रोल डलवाते हैं, इस दफा ज्यादा पेट्रोल डलवा दिया आपकी सोच से, वरना तो वो रिजर्व से ऊपर ही नहीं आ पाती ना। अगर इस दफा ज्यादा पेट्रोल डलवा दिया तो उसका क्या बेनिफिट होगा? अगली दफा पेट्रोल कम डलवाएंगे। तो अगर यहां पैसे ज्यादा जमा हो गए हैं, तो एक बेनिफिट ये मिल सकता है कि अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल जो हमने कंट्रीब्यूशन करनी थी वो कम करेंगे, तो ये बेनिफिट है। और क्या बेनिफिट हो सकता है? मेच्योरिटी पे, हाँ, जब ये सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाएंगी, खत्म, जब प्लान खत्म हो जाएगा, कंपनी खत्म हो जाएगी, तो इस फंड में जितने डब्बे में पैसे जमा हुए हैं, जितने बचे रह जाएंगे, अगर हम वो पैसे वापस ला सके कि अब ये बाकी बचे हमारे, तो इसको कहेंगे कि फंड से रिफंड हो सकता है। ये दो ही सूरतें अवेलेबल हैं। या तो इससे फायदा ये हो सकता है कि कल को जब फंड खत्म हो गया, यानी जो लोगों की जिम्मेदारी थी सब पे ऑफ कर ली, और फंड में जितना पैसा बचा, अगर कंपनी वो पैसा वापस ला सकती है, इसको रिफंड कहेंगे। और अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है कि जो कंट्रीब्यूट करना था, अगर पहले ही ज्यादा जमा हो गए, तो अगली दफा ना करें कंट्रीब्यूट, तो अगली दफा ना कंट्रीब्यूट करना भी तो एक फायदा ही है ना। तो ये दो पॉसिबल फायदे हो सकते हैं। नहीं, अभी फिलहाल फंड की वैल्यू ज्यादा है, प्लान एसेट ज्यादा है, तो हमें फ्यूचर बेनिफिट दो तरह से हो सकते हैं। एक तो यह कि कल को ये जब सारा मामला खत्म हो जाएगा, जितने पैसे बचे होंगे वो निकाल के अपनी जेब में डाल लेंगे, ये रिफंड है। और दूसरा हल ये है कि वो जो हर साल हम कंट्रीब्यूट किया करते थे, अगले 1-2 साल नहीं करेंगे कंट्रीब्यूट, क्योंकि पहले ही पैसे बहुत ज्यादा जमा हुए हैं। तो ये जो अगले साल कंट्रीब्यूट ना करना या अगले साल कंट्रीब्यूशंस की रिडक्शन है, ये भी हमें इससे पॉसिबल फायदा मिल सकता है। तो इसको एसेट इस सूरत में कहें कि या तो इससे कल को रिफंड मिल जाना हो, या फिर फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस में रिडक्शन हो, तो फिर इसको हम एसेट दिखा सकते हैं। एसेट सीलिंग की लिमिट यह है कि कल को कितना रिफंड मिल जाएगा। अगर तो ये सारा का सारा रिफंड मिल जाएगा तो एसेट सीलिंग 100 है, लेकिन अगर रिफंड लेते हुए कुछ पैसे कट जाने हैं और नेट हमें सिर्फ 90 ही मिल सकेगा, तो एसेट सीलिंग 90 है।
अगर इस वक्त सरप्लस आ रहा है, सरप्लस यानी एसेट्स लायबिलिटी से ज्यादा है, अगर सरप्लस पोजीशन है तो इसको एसेट कहने से पहले देख लें कि सीलिंग कितनी है। सीलिंग है हमें जितना कल को फायदा मिल सकता है, वो दो सूरतों में मिल सकता है, या रिफंड की सूरत में या फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस में जो रिडक्शन है उसकी सूरत में। इन दोनों में से कोई भी सूरत हो सकती है। अगर उसका आंसर 100 आ रहा है तो ये ठीक है, लेकिन अगर उनका आंसर 70 आ रहा है तो हमें जितना बेनिफिट मिलना है किस शक्ल में, या तो रिफंड की शक्ल में या फ्यूचर कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन की शक्ल में, तो वो जो बेनिफिट मिल रहा है अगर 100 से कम मिलना है तो बस वही लिमिट है, उससे ऊपर का एसेट नहीं दिखा सकते। ये एसेट सीलिंग का कॉन्सेप्ट है कि दो शक्लें हो सकती हैं, या रिफंड या फिर फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन। तो ये जो बैकग्राउंड लिखी हुई है इसमें से सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ लें। आईएस नहीं, इफ्रिक 14 के नोट्स में आए और बैकग्राउंड का सिर्फ पहला पैराग्राफ पढ़ लें। बैकग्राउंड में से सिर्फ पहला पैराग्राफ। हाँ जी, अगर पढ़ रहे हैं ओके। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ स्किप करते हैं अभी। इस इफ्रिक में 3 इश्यूज डिस्कस्ड हैं। उनमें से पहला इशू कि एसेट सीलिंग है भी कि नहीं। पहला इशू है कि रिफंड या रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस हैं अवेलेबल कि नहीं है। पहले ये चीज डिस्कस करता हूं। इस पेज पे यही डिस्कस किया हुआ मैंने। क्या रिफंड अवेलेबल है या नहीं, फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस में रिडक्शन हो सकती है कि नहीं, ये तो टर्म्स एंड कंडीशंस देख के फैसला होगा या उस मुल्क के लॉ देख के फैसला होगा। तो नंबर 1 हेडिंग का पहला पैराग्राफ पढ़ लें। 3 इश्यूज है ना, अब इन तीनों को मैंने नंबर 1 इस पेज पे है, नंबर 2, 3 अगले पेज पे। इश्यूज में 3 पॉइंट्स हैं। ये 3 चीजें हैं जो इफ्रिक में डिस्कस की हैं। मैंने 2 और 3 नहीं बताई, एमएफआर नहीं बताया क्या होता है। पहला इशू ये है कि ये एसेट सीलिंग है क्या रिफंड अवेलेबल है भी कि नहीं, क्या फ्यूचर रिडक्शन अवेलेबल है भी कि नहीं। पहले ये चीज डिस्कस हो रही है। तो पहली हेडिंग में ही पहला पैराग्राफ पढ़ लें भी सिर्फ कि रिफंड और रिडक्शन अवेलेबल है भी कि नहीं। तो ये लॉ देख के पता चलेगा या फिर टर्म्स एंड कंडीशंस देख के पता चलेगा। और अगर कंपनी कल को रिफंड ले सकती हुई या फिर कंट्रीब्यूशंस में कमी कर सकती हुई तभी सीलिंग है, वरना सीलिंग 0 है। एसेट सीलिंग क्या है कि कल को क्या फायदा मिलेगा, या तो रिफंड की शक्ल में मिलेगा या फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन की शक्ल में मिलेगा। तो अगर तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट, एज पर लॉ कंपनी रिफंड ले सकती है या कल को कंट्रीब्यूशन पे कमी कर सकती है, फिर तो एसेट सीलिंग है। और अगर बाय लॉ ना वो पैसे वापस निकाल सकते हैं और ना वो कंट्रीब्यूशंस जो बाउंड है करने के उनमें को कमी कर सकते हैं, तो एसेट सीलिंग 0। नहीं, जब लोगों के एम्प्लॉइज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल चीज है ना। तो हमारी मर्जी, हम जितनी मर्जी की डिसीजन करें। जब एम्प्लॉइज को ये ऑफर की होगी तो सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिखी गई होंगी। फिर जब ट्रस्ट बनाया होगा और फंड क्रिएट किया होगा उसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा। देखो, एक फंड बनाया, फंड मैनेजर लाके रख लिए और उनको कहा कि आपने ये फंड चलाना है। अब जब वो फंड उन्होंने चलाना है तो फिर उनकी कुछ शराइत भी होंगी कि पैसे फिर आप हमें दें, ये ना कल आप पैसे वापस निकाल लें। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस या तो फंड के साथ तय की होंगी या एम्प्लॉइज के साथ तय की होंगी। तो जब टर्म्स एंड कंडीशन तय होगी तो लीगल चीज बन गई। तो अगर एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एज पर लॉ अगर कल को ये रिफंड ले ही नहीं सकते, कल को रिडक्शन हो ही नहीं सकती, तो फिर एसेट सीलिंग 0, यानी ये 100 एसेट शो नहीं हो सकता, 0 करना पड़ेगा इसका। है क्या कहां लिखा हुआ? वो तो पहले पैराग्राफ में ऊपर बात की है ना मैंने, बिल्कुल टॉप पे बैकग्राउंड में। ये तो मैंने ऊपर बात कर दी कि एसेट सीलिंग है क्या, रिडक्शन है या पीवी ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ फ्यूचर रिडक्शन है। तो अगर प्लान की टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक रिफंड भी नहीं हो सकता और फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन भी नहीं हो सकती, तो एसेट सीलिंग 0 हो गया ना। वो तो मैं ऊपर वाली बात को मिला के कह रहा था। अवेलेबिलिटी ऑफ रिफंड पॉइंट नंबर 1, इसके पहला पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी बात की हुई है, 6 लाइनों की सिर्फ इतनी समरी है कि टर्म्स एंड कंडीशंस देख के फैसला करना। बेकार पैरा है, इसको इग्नोर करें, आगे चलते हैं। रिफंड बताता हूं, है कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ का मतलब है कि रिफंड भी कर सकते हैं और कंट्रीब्यूशन रिफंड, हाँ ऑप्शन है कंपनी के पास। चाहो तो बाद में पैसे वापस निकाल लेना, चाहो तो अभी एडजस्ट कर लो। ये जो रिफंड है ये बेस्ट एस्टीमेट है, ये सर्टेन अमाउंट तो नहीं है। किसका रिफंड बेस्ट एस्टीमेट है? जो
फेयर वैल्यू से नेट करके आया ना। हाँ जी, 100 आ गया, एस्टिमेटेड थी। एस्टिमेटेड है। तो जो रिफंड की अमाउंट है तो हम कैसे कह सकते हैं ये 100 में मिल जाएगा? वो रिफंड में आके बताता हूँ अभी। अच्छा, अब अवेलेबिलिटी ऑफ रिफंड और रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस, दो चीजें हो गई, रिफंड और, तो इन दोनों को एक एक करके पढ़ते हैं। पहले रिफंड बताता हूं। अगर तो टर्म्स एंड कंडीशंस में ये लिखा हुआ है कि जितना भी सरप्लस हुआ सब रिफंड हो जाएगा, तो हमारी अभी ईयर एंड की वर्किंग के मुताबिक कितना रिफंड हो जाएगा? 100। अब आप जो कह रहे हैं कि एग्जैक्ट कितना रिफंड होगा, तो हमें तो कंसर्न भी नहीं है। अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि जितना भी बचा हुआ सब रिफंड हो जाएगा, तो मतलब 100 सारा रिफंड हो जाएगा। अभी इस वक्त बेस्ट एस्टिमेट तो 100 ही है ना, तो हो जाएगा रिफंड। तो हम इस 100 को पूरे के पूरे को एसेट सीलिंग कहेंगे। लेकिन अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि आपका फंड जितना भी बचा, पहले आप उस फंड को क्लोज करेंगे, जो भी लीगल प्रोसीजर है वो लगाएंगे, फलाने इदारे में फलाने फॉर्म जमा कराएंगे, फलानी फीसिस देंगे, फलाने टैक्सेस देंगे, कट कटा के जितने पैसे बच जाए वो ले जाना, तो अब एसेट सीलिंग क्या होगी? वो पैसे माइनस करके। और अगर वो पैसे एक लीगल फीस हुआ करती है 5 लाख, वो तो होगी जब 10 साल बाद फंड खत्म होगा, तो 100 में से उसकी पीवी माइनस करेंगे उन खर्चों की। दोबारा सुने, अभी इस वक्त हमारे रिकॉर्ड्स क्या बता रहे हैं कि 100 का सरप्लस है, यानी फंड में 100 रुपए ज्यादा पड़े हुए। अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि जो भी हुआ सब वापस निकाल लेना, तो ये सारा हमारा एसेट सीलिंग है। और अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ कि फंड क्लोज करना, उसकी लीगल जो भी प्रोसीडिंग हुई वो करना, खर्चे पे ऑफ करना, फलानी फीसें देना, फिर जो बचे वो ले जाना, तो अब हमें 100 को एसेट सीलिंग नहीं कहना, 100 में से वो खर्चे माइनस करने। लेकिन वो खर्चे तो होंगे कल, तो फिर आज उनकी पीवी माइनस करनी, क्योंकि 100 आज की फिगर है। और अगर उन खर्चों की अमाउंट के बजाय ये हुआ कि फंड जब भी क्लोज होगा 15% रिडक्शन हो जाएगी, खर्चों में लग जाएगा, तो फिर पीवी की जरूरत नहीं है, फिर इसका 85% ले लें। ये रिफंड है, ये रिफंड की कहानी ये लिखी हुई है। रिफंड में जो 2-4 पॉइंट लिखे हुए हैं वो यही लिखे हुए हैं। 2 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं, 2 पैराग्राफ और 1 पैराग्राफ अगले पेज पे है। उन तीनों पैराग्राफ की मैंने समरी बताई है कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक कल को जितना भी फंड में सरप्लस बचा हुआ, अब वो कितना होगा तो तब की बात है ना, लेकिन जितना भी हुआ, तो फिर जितना भी हुआ वो वापस मिल जाएगा। तो अभी कितना है, मतलब 100 मिल जाएगा वापस, तो ये एसेट सीलिंग है। लेकिन अगर इसमें कुछ खर्चे होने हुए वो माइनस करेंगे, लेकिन जो कि वो खर्चे होंगे तो 100 में से उनकी पीवी माइनस करेंगे। एक ये सिचुएशन है। और अगर खर्चों की अमाउंट नहीं है, कोई परसेंटेज है, तो फिर इसमें से वो परसेंटेज माइनस कर देंगे, पीवी की जरूरत नहीं है। ये बात दोबारा सुनिए, 100 अभी इस वक्त सरप्लस की पोजीशन है। कल को इस फंड को क्लोज करने में 15 रुपए का खर्चा होगा, तो 100 में से हम 15 माइनस नहीं करेंगे, 15 की पीवी माइनस करेंगे। लेकिन अगर ये इस तरह बोला जाए कि कल को 8% खर्चा होगा, तो बस सिंपली इसका ही 8% माइनस करना है। पीवी क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि यही आज की फिगर है और इसी का 8% माइनस कर रहे हैं। खर्चों की पीवी की जरूरत कब है? जब खर्चा एक अमाउंट है तो। लेकिन अगर एक परसेंटेज की शक्ल में है तो फिर सिर्फ इसके ऊपर वो परसेंटेज लगा के माइनस कर दे, फिर पीवी की जरूरत नहीं है। ये तीनों अंग्रेजी के पैराग्राफ पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें ज़बानी है, वही वाला जो पढ़ लेना, वही वाला लगेगा जो डीबीओ वगैरह के लिए लगा हुआ है। रिफंड में ये तीनों पैराग्राफ पढ़ लें, 2 पहले पेज पे है और 1 अगले पेज के टॉप पे है। ये तीनों पैराग्राफ पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सवाल पढ़ के सॉल्यूशन देख लें। कहां पर? वो मैं कह रहा हूं ना कि अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है ना कि जितने पैसे हुए आप ले सकते हैं, इसको क्या हुआ है अनकंडीशनल राइट। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है कि जितने भी हुए ले सकते हैं, तो फिर नहीं है राइट, फिर रिफंड नहीं है। हम रिफंड को तभी मानेंगे एसेट सीलिंग अगर अनकंडीशनल राइट है कि हम जो भी बचा वो निकाल सकते हैं। देखिए, अच्छा बाकी लोग भी सुने भी, ये अभी जो 100 है ये सरप्लस है। कैसे निकला ये? प्लान एसेट्स में से माइनस करके। अब हम इसको बैलेंस शीट में एसेट दिखाने से पहले टेस्ट करना चाह रहे हैं, इसको एसेट सीलिंग से कंपेयर कर रहे हैं। एसेट सीलिंग क्या है? वो रिफंड जो मिल जाएगा या फिर जितनी कंट्रीब्यूशन में कमी हो जाएगी। तो अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि जितना भी बचा हुआ सब मिल जाएगा, तो अभी तक हिसाब के मुताबिक 100 मिल जाएगा। ये एसेट सीलिंग है। तो हम एसेट कितना दिखाएं बैलेंस शीट में? 100 दिखा लें। और अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा हुआ है कि नहीं भाई कोई रिफंड नहीं मिलेगा,
तो एसेट सीलिंग क्या हुई? 0। तो इस 100 को एसेट दिखा दें? नहीं दिखाए ना, 0 ना एसेट। ये लिखा हुआ है कि नो एसेट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ये जो रिफंड है या फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन है, ये एसेट सीलिंग की अमाउंट है। एक बार एसेट सीलिंग की अमाउंट निकल आए, फिर देखेंगे कि बैलेंस शीट में एसेट कितना शो होगा। हाँ, ये उस एंटिटी को तो नहीं पता कि 100 आ रहा है आपके पास। हम इस वक्त ये नहीं देख रहे कि कल कितना मिलेगा, हम ये देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जो सरप्लस है, क्या ये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस कह रही हैं सब मिल जाएगा, तो मतलब 100 मिल जाएगा। देखो, हम इस वक्त इस डेबिट क्रेडिट के डिफरेंस को बैलेंस शीट में शो करने से पहले तसल्ली कर रहे हैं कि एसेट सीलिंग इससे कम तो नहीं है। एसेट सीलिंग क्या है कि कल को कितना रिफंड मिल जाएगा। तो टर्म्स एंड कंडीशन में ये लिखा होगा कि कल को 600 रिफंड मिल जाएगा, क्या लिखा होगा? आपके पास तो अभी तक के हिसाब किताब के मुताबिक कितना फालतू बचा हुआ है? 100, मतलब 100 मिल जाएगा। तो ये 100 है। टर्म्स एंड कंडीशन देख के पता चलेगा कि कल को कितना रिफंड हो सकता है। अगर लिखा हुआ कि टर्म्स एंड कंडीशन में कि जितना भी बचा हुआ होगा बस 50% आप रिफंड ले सकते हैं, तो एसेट सीलिंग कितनी होगी? इसका 50%, उसका नहीं, पता नहीं कल कितना बचा होगा, इसका जितना हम अभी इस वक्त शो कर रहे हैं। अच्छा सर, अगर एसेट सीलिंग 0 है तो एंटिटी ये प्लान एसेट में उतने पैसे डालेगी नहीं कि ये डीबीओ वो तो साल के एंड पे पता चलेगा ना, वो तो फेयर वैल्यूज जब अपडेट होंगी तो पता चलेगा। वो तो रेगुलरली अपने पॉलिसी के मुताबिक डालते जा रहे होंगे पैसे। यानी आपने फैसला कर लिया इसको रेगुलरली चलते हुए कि मैं हर हफ्ते 500 रुपए का पेट्रोल डलवाऊंगा। अब जब आप पेट्रोल डलवाने गए, आपने तो पॉलिसी के मुताबिक 500 का डलवा दिया पेट्रोल, मीटर शीटर चेक नहीं किया, बस 500 का पेट्रोल डलवा दिया, क्योंकि आपने एक पॉलिसी बनाई हुई थी कि 500 का पेट्रोल डलवाना है। लेकिन उस दिन जब डे एंड पे चेक किया तो पेट्रोल बहुत ज्यादा था। क्यों? क्योंकि वो पेट्रोल बड़ा सस्ता हो गया हुआ था। पता नहीं ऐसे कब होगा, लेकिन आपने एक पॉलिसी बनाई हुई थी, उसके मुताबिक एक्शन ले लिया। अब उसके मुताबिक एंड रिजल्ट ईयर एंड में आके पता चला कि हम कहां खड़े हैं इस वक्त। तो जब फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स निकाले गए तो वो बहुत महंगे हो गए थे, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स वो ज्यादा हो गए। ये 1500 टिपिकली कैश नहीं है, ये उस फंड के पास पड़े हुए एसेट्स की फेयर वैल्यू है। हमने बेशक 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वो शेयर्स आज 2.5 लाख के हो गए हुए हैं, तो ये बढ़ गया। रिफंड वाले तीनों पैराग्राफ पढ़ लें और उसके बाद इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें। अच्छा, अगला सवाल उसके बाद, पहले आप ये कर लें काम। नहीं, पहले तीनों पैराग्राफ पढ़ लें सारे, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें। नहीं, पहले रिफंड के तीनों पैराग्राफ पढ़ लें, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देख लें, उसके बाद कोई सवाल। इनकम टैक्स नहीं है इसमें? इनकम टैक्स तो मना किया ना, दूसरे पैराग्राफ में चौथी लाइन में लिखा हुआ है। इनकम टैक्स तो आगे IAS 36 में भी इग्नोर था। उसकी रीजन ये होती है कि वो तो बिजनेस के ऊपर इनकम टैक्स पढ़ना है, पता नहीं बिजनेस की टैक्स पोजीशन क्या होगी, टैक्सेबल इनकम होगी नहीं होगी, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस होंगे, तो इसलिए IAS 36 में भी जब रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे तो उसमें भी इनकम टैक्स इग्नोर किया होता है। नहीं, हाँ जी, तीनों पैराग्राफ और प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 जो जा गए हैं और पढ़ रहे थे, डन। चल अब पूछ। ड्यूरिंग
मैं आंसर कर देता हूँ। बच्चे पूछ रहे थे आप जा रहे थे, लेकिन ये सारी कंसल्टेशन कितना पढ़ने की तरफ ना रहती ना। अच्छा, मतलब मैं तंग करता हूँ। अच्छा चले, मैं कुछ नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ। मैं सीरियसली मैं कोशिश करता हूँ कि ना हो ऐसे, मैं आइंदा ध्यान रखूंगा। नहीं, पॉइंट अच्छा पॉइंट है, टेकन, पॉइंट टेकन। मैं कोशिश करता हूँ आगे। जी मैं माजरत चाहता हूँ। कहाँ पर? अच्छा, नहीं यही बात किया ना कि अगर एक अमाउंट है कि जितने पैसे हैं वो सब के सब रिफंड हो सकते हैं, तो ये सारा एसेट सीलिंग है। या फिर जितने पैसे हैं उनमें से 1 लाख कट जाएंगे, एक पोर्शन ऑफ अमाउंट बता दिया कि इसमें से 1 लाख रुपए कट जाएंगे, तो उस 1 लाख की पीवी लगेगी। लेकिन अगर कितने पैसे कटेंगे इसकी कोई अमाउंट नहीं, परसेंटेज है, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में थी, फिर डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। जी जी हाँ, एसेट सीलिंग 0 होगी। देखिए, अगर अनकंडीशनल राइट टू रिफंड है ना, तभी हम फखर से कह रहे हैं कि मैं पैसे रिफंड हो जाएंगे। अगर अनकंडीशनल नहीं है तो फिर एसेट सीलिंग 0 है, और जब ये 0 है तो उसको हम 0 से ऊपर बढ़ा ही नहीं सकते, तो वो सारा का सारा वो 100 नेगेटिव, वो एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट अकाउंट एक क्रेडिट नेचर क्रिएट हो जाएगा कि इसको एसेट, हाँ मतलब अगर, तो हम ये बेसिकली वही कॉन्सेप्ट है इंपेयरमेंट वाला कि रिकवरेबल अमाउंट से बढ़ा चढ़ा के नहीं दिखाना, तो ये भी ऐसे ही है कि ये इसकी रिकवरेबल अमाउंट समझ लें एसेट सीलिंग। ठीक है जी, रिफंड डन। हाँ जी, किन तीनों को? अभी मैंने पिछली क्लास में ना एक प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 सॉल्व करके दिखाया था, जिसमें 2019 में 190 आ रहा था और एसेट सीलिंग 180 था, तो बैलेंस शीट में 180 आएगा। नेट डिफाइंड बेनिफिट एसेट 180, बैलेंस शीट में तो नेट एसेट की अमाउंट आएगी, तीनों का नेट एंड रिजल्ट आएगा। चले, रिफंड डन। कंट्रीब्यूशन रिडक्शन पे आते हैं। हाँ जी, मुझे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 10% का नहीं समझ आया कि वो इनकम टैक्स को नहीं ना पढ़े पैराग्राफ, नहीं पढ़े, वो रास्ते में पढ़े हुए जरूर थे लेकिन हमने पढ़े नहीं है पैराग्राफ। वो आधा था पार्टी चौथी लाइन में लिखा, मैंने फिर समझाया भी था कि जितने भी स्टैंडर्ड हैं उनमें वो इनकम टैक्स इग्नोर करवाते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स बिजनेस पे पड़ता है और बिजनेस की टैक्स पोजीशन पता नहीं क्या है, लॉसेज हैं नहीं है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेज हैं, एग्जाम्प्ट है, तो इसलिए इनकम टैक्स इग्नोर होता है। रिकवरेबल अमाउंट में भी इनकम टैक्स को नहीं चढ़ते थे। जब एंड होगा जी जी, तब तो देना पड़ेगा। असल में तो इनकम टैक्स पड़ेगा, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट जब कैलकुलेट कर रहे होते हैं वैल्यू इन यूज, तो उस फ्यूचर कैश फ्लो में इनकम टैक्स लेते हैं, लेकिन असल में तो देना होगा इनकम टैक्स, तो असल में तो देना होगा, लेकिन रिकवरेबल अमाउंट्स निकालते हुए इनकम टैक्स इग्नोर कर रहे होते हैं, क्योंकि हम एक एसेट एक सीजीयू की बात कर रहे होते हैं, जबकि इनकम टैक्स पूरे बिजनेस में पड़ना होता है, इसलिए इनकी कैलकुलेशन में इनकम टैक्स इग्नोर होता है। चले, रिफंड डन। हम 2020 के एंड पे खड़े हैं और सरप्लस पोजीशन ये है कि 1000 रुपए का बैलेंस आ रहा है। सरप्लस मतलब फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट्स ऑब्लिगेशन से ज्यादा है, ज्यादा पैसे जमा हो गए हैं। अच्छा, इसकी मैं एक मिसाल बताता हूं। एक पैकेज किया हुआ था मोबाइल का, और वो पैकेज था सिर्फ अगस्त के महीने का, और चार्ज करने की डेट से नहीं, अगस्त के महीने का एक पैकेज था, एक प्रमोशन थी जिसने 31 अगस्त को एंड हो जाना था। अगर अभी कार्ड 21 अगस्त को चार्ज किया है तो उससे फायदा कितना हो सकेगा? जो अगले 9-10 दिन के अंदर कॉल्स कर लेनी थी, बस वही फायदा हो सकता है ना, उसके बाद तो एक्सपायर हो जाएगा। तो हमें यही फायदा हो सकता है कि अब से ऑनवर्ड हमने क्या करना, जो कर लिया तो पैसा यूज हो गया, अब से ऑनवर्ड जो 10 दिन रह गए थे उसमें जितनी कॉल्स करनी थी वही हमने इस पैकेज से फायदा उठा लेना था। सरप्लस आ गया, रिफंड नहीं है, लेकिन प्लान की टर्म्स एंड कंडीशंस में यह इजाजत मौजूद है कि आप आइंदा जो पैसे कंट्रीब्यूट करने वाले थे वो कम कर लेना,
अच्छा, हम पैसा कंट्रीब्यूट कर ही क्यों रहे होंगे? अगर बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग चलाएं तो कितना पैसा कंट्रीब्यूट करते होंगे? हर साल कितना पैसा कंट्रीब्यूट करते होंगे? जितना उस साल, नहीं लायबिलिटी नहीं, जो उस साल का एक्सपेंस होता होगा, उस साल की करंट सर्विस कॉस्ट, पास सर्विस कॉस्ट, चलो वो भी, इंटरेस्ट कॉस्ट, उतना पैसा डालते होंगे। अगर परफेक्ट मैचिंग चलाएं कि एसेट्स और लायबिलिटी को मैच करना हो तो हर साल कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे? जितना एक्सपेंस फॉर द ईयर होता होगा। तो अगर फंड जिन लोगों ने मैनेज करना है उनके साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, अगर उनमें ये इजाजत मौजूद है कि चूंकि पैसे भी ज्यादा जमा करा चुके, चलो आगे जो कंट्रीब्यूशंस देनी थी वो ना देना, तो हमें क्या फायदा हो जाएगा? जो हमने आगे कंट्रीब्यूशन देनी थी वो नहीं देनी पड़ेगी, उसमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम इसका मैक्सिमम कितना फायदा उठा सकते हैं? नहीं, हम मैक्सिमम क्या फायदा उठा सकते हैं? जितनी कल को कंट्रीब्यूशंस देनी थी मैक्सिमम वही बच सकती है ना। अच्छा, रह ही पीछे सिर्फ 1 साल गया था, फंड का रह ही 1 साल गया। हमने लोगों को कहा था कि जब 2021 एंड होगा तो जो रिटायर हुआ है वो भी, जो नहीं हुआ वो भी, उन सबको 10-10 लाख रुपए मिल जाएगा। मैनेजमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हुई थी, उसी के लिए फंड जमा करते आ रहे थे। अब फंड का रह ही 1 साल गया है, तो हमने इससे मैक्सिमम क्या फायदा उठा लेना था? जो अगले साल कंट्रीब्यूशन देनी थी मैक्सिमम वही बच सकती है ना। तो हमें इससे क्या फायदा मिल सकता है? या तो रिफंड मिल सकता है, वो डिस्कस हो गया, या फिर दूसरा रास्ता क्या है? फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस में रिडक्शन। तो मैक्सिमम कितनी रिडक्शन हो सकती है? जितनी हम अगले ईयर्स में कंट्रीब्यूट करने वाले थे। पेज 2 पे ये हेडिंग पढ़ लें। अभी भी 2 लोगों ने डांट पड़ेगी यार, अभी ठहर जाओ, पहले पढ़ लें। अगले पेज पे दूसरा पैराग्राफ कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। मैक्सिमम वही इफ देयर इज नो एमएफआर ना, तो आपको नहीं पता एमएफआर क्या है, तो इफ देयर इज नो एमएफआर आगे पढ़े। अगर तो लिखा होता है इफ देयर इज एमएफआर तो आप पूछे जी एमएफआर क्या होता है? अगर इफ देयर इज नो एमएफआर, तो जो फ्यूचर सर्विस कॉस्ट के हम पैसे कल को जमा कराते मैक्सिमम वही है जो बच सकते हैं। तो जितने फ्यूचर सर्विस कॉस्ट रह गई है अब वही पैसे हैं जो हम बचा सकते थे, तो वो है एसेट सीलिंग। अगर अंग्रेजी पढ़ ली तो कुछ अर्ज करूं, ये जो लिखा ना ओवर द शॉर्टर ऑफ, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर हमने, जैसे मैंने भी मिसाल दी थी कि हमने अपने सारे एम्प्लॉइज को कहा था कि बस 2021 में हम आपको सब पैसे दे देंगे, तो फंड सिर्फ 2021 तक का बना हुआ है। तो ये है फंड की लाइफ। और एक है कि हमने मल्टी एम्प्लॉयर प्लान में पैसे जमा कराए हुए हैं, हमारी तरह और भी लोगों ने कराए हुए हैं। अब वो फंड तो पता नहीं कब तक चलता रहेगा, तो हम कब तक चल रहे होंगे? यानी जब तक हमने इस फंड को चलाना है, या अगर फंड चलता रहेगा तो हमने कब तक चलना है। तो वो सारा है फ्यूचर। अब उसमें जितने कल को हम मैक्सिमम पैसे जमा करा देते मैक्सिमम वही बचा सकते हैं, तो वो है फ्यूचर बेनिफिट्स इन फॉर्म ऑफ रिडक्शन इन फ्यूचर कंट्रीब्यूशंस। तो अगर उनका आंसर 900 आ रहा है तो बेशक 1000 एक्स्ट्रा जमा हो गया हुआ है, हमने कल जमा करानी ही सिर्फ 900 की कंट्रीब्यूशन थी, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? वो 900 जमा नहीं कराएंगे, तो वो 900 एसेट सीलिंग है। तो ये बात दोबारा सुने, हमने 1000 एक्स्ट्रा जमा करा दिया हुआ है, तो इससे मैक्सिमम क्या बेनिफिट मिल सकता है? जो कल को हमने कंट्रीब्यूशंस जमा करानी थी ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? वही सारी नहीं करवाएंगे, तो अगर वो थी ही सिर्फ 900 तो बस 900 ही के फायदा हो सकता है, तो वो 900 एसेट सीलिंग है। नहीं, एसेट सीलिंग ही 900 है ना, तो जब एसेट सीलिंग ही 900 है तो वो 100 का वो एसेट सीलिंग एडजस्टमेंट डालनी पड़ेगी। अगर हमने अपना फंड बनाया है और एम्प्लॉइज को कहा है कि बस ये 2030 तक का है, 2030 में इसमें जितने पैसे भी हुए निकाल के आप सबको जमा करा देंगे, उन सबको ये कहा था कि ये आपके एम्प्लॉयमेंट पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट नहीं है, अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो गए, लेकिन आपको पैसे 2030 में मिल जाएंगे, सबको 10-10 लाख 20-20 लाख रुपए मिल जाएगा। तो वो फंड बनाया ही सिर्फ 2030 तक के लिए था। तो ये हो गई फंड की लाइफ। और अगर मल्टी एम्प्लॉयर फंड है तो फंड तो चलता रहेगा हमारे खत्म होने के बाद भी, तो हमारी कंपनी कितना कोर्सा चल जाएगी, क्योंकि जब हमारी कंपनी खत्म होगी तब तो नहीं कि लोगों को पैसे देने पड़ेंगे ना, तो इसलिए शॉर्टर। लास्ट लाइन। अच्छा, उस ये जो भी पहले एक टेबल्स बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर एम्प्लॉई ने खुद अपनी जेब से कुछ पैसे डालने हैं तो वो तो एम्प्लॉई ने डालने थे, हमें क्या फायदा है जो हमने पैसे डालने थे। जी, एसेट सीलिंग इन दोनों का हायर होगा।
एक रिफंड का और दूसरा ये जो है रिडक्शन फ्यूचर कंट्रीब्यूशन। वैसे तो दोनों नॉर्मली अलग अलग ही होते हैं, यानी या तो रिफंड होगा या रिडक्शन होगी, लेकिन अगर दोनों का मिक्सचर है तो मेरा ख्याल है हायर ही होगा, हायर ही होगा। चलें जी, अब पूछें जो सवाल पूछना था। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो हम सरप्लस के आगे कंट्रीब्यूशन है जी जी, सिर्फ अगले ईयर के फ्यूचर कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं? नहीं, फ्यूचर, सारा फ्यूचर, सारा फ्यूचर। हम अभी 2020 के एंड में खड़े हैं और अभी फिलहाल सरप्लस 1000 है। हम मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि आइंदा जो भी कंट्रीब्यूशन देनी थी वो ना दें, मैक्सिमम यही हो सकता है ना। सर वो अगर अगले साल की कंट्रीब्यूशन के अंदर वो सरप्लस खत्म हो जाए तो हमने एसिड सीलिंग टेस्ट लगा के क्या करना होता। अच्छा, बाकी लोग भी सुने, अगले सारे रिमेनिंग लाइफ की कंट्रीब्यूशन जो हमने बचा लेनी थी वो 900 हैं, तो एसिड सीलिंग सारे ही सारे कह रहा हूं ना, सारे वो 900 हैं, तो एसिड सीलिंग 900 और 100 एडजस्ट करके बैलेंस शीट में एसिड 900 पे आ जाएगा। और अगर रिमेनिंग लाइफ में जितनी कंट्रीब्यूशन देनी थी वो 9000 है, तो एसिड सीलिंग 9000 है बस, तो बस ठीक है, 1000 का एसिड शो करें। फिर उसके बाद अगले साल हम कंट्रीब्यूशन अगले साल फिर दोबारा देखेंगे। हाँ, अगले साल एक्चुअली कम कर लेंगे, अगले साल देखेंगे जाके अब सरप्लस की पोजीशन क्या है, फिर से ये रूल लगाना जरूरी है। हाँ जी, ओके। अब आते हैं एमएफआर। एमएफआर क्या होता है, जिसके लिए इफ्रिक बना हुआ है। एमएफआर कहते हैं मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। कुछ मुल्कों में इस बात को इंश्योर करने के लिए कि फंड थोड़ा ना पड़ जाए, कंपनीज की जिम्मेदारी लगाई हो सकती है कि आपने इतने पैसे तो जमा कराने कराने। कुछ मुल्कों के अंदर लॉ हो सकता है, जैसे ये जो ये इफ्रिक 14 में तो खैर यूके का जिक्र नहीं है बल्कि है आगे चल के, हाँ शायद, वैसे इंटरनेट पर सर्च करके तो वो यूके ही आता है नाम सामने, कि वहां पर लॉ है। तो अगर किसी मुल्क के अंदर लॉ है कि कंपनी की जिम्मेदारी है कि लेट से वो अपनी सर्विस कॉस्ट का 80% तो जमा कराएंगे ही कराएंगे, उससे कम नहीं कराएंगे, वो लाजमी इतने जमा कराएंगे, या जितनी सर्विस कॉस्ट होगी उसका 150% जमा कराएंगे। ये है मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से लाजिम है, इसको एमएफआर कहते हैं। तो इफ्रिक 14 की मकजिंदगी का मकसद ये है कि ये जो अभी इस वक्त डिस्कशन की है, एमएफआर आने से इन पे क्या फर्क पड़ेगा, ये है इफ्रिक 14। सारा काम खराब हो जाएगा, देख लेते हैं। ये जो मैंने भी दो बातें डिस्कस की हैं, एसिड सीलिंग के दो ही रास्ते हैं, या तो रिफंड है या फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन है। तो अब टॉपिक ये है कि एमएफआर अगर हुआ तो इन एसिड सीलिंग पे क्या फर्क पड़ेगा, अब ये पढ़ाने लगा। इसमें पहले चीज जो डिस्कस होने लगी है वो है एमएफआर का फर्क फ्यूचर कंट्रीब्यूशन में रिडक्शन पे क्या पड़ेगा। अच्छा, अगर रिफंड हो, अगर रिफंड की इजाजत है तो मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट हो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा रिफंड तो हो ही जाना है, इसलिए वो डिस्कस भी नहीं होगा। हेडिंग ही क्या बनी है, नंबर 2 हेडिंग ही क्या है, इफेक्ट ऑफ मिनिमम फंडिंग रिक्वायरमेंट फ्यूचर कंट्रीब्यूशन की रिडक्शन। तो ये जो अभी मैं यहां पर आखिरी बार डिस्कस कर रहा था, अब इस पे आते हैं कि एमएफआर के होने से इन पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो अभी भी 900 ही रहेगा या चेंज हो जाएगा, अब ये पढ़ाने लगा हूं। अच्छा, एक चीज मैं रिलेट नहीं कर सका, वो शुरू में बोली थी, ये 900 की फिगर क्या होगी, ये 900 की फिगर कैसे निकली, जो कल को रिडक्शन कंट्रीब्यूशन हम कम देंगे उनकी पीवी, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो कल करनी थी इसलिए उनकी पीवी, ये जो एसिड सीलिंग थी ये पीवी थी उन रिडक्शंस की। ये पीवी वाली बात मैंने अभी दोबारा नहीं बोली थी, शुरू में बोल दी थी, अब बोल रहा हूं कि ये पीवी होगी। एमएफआर आने से क्या फर्क पड़ेगा वो बताता हूं, एक मिसाल से समझाता हूं, फिर आगे सवाल तो बता ही दूंगा। 31 दिसंबर 22 में खड़े हैं और अभी फंड की पोजीशन ये है कि सरप्लस है 1500 का और हमने एसिड सीलिंग निकालनी है, बल्कि कुछ है, हमने एसिड सीलिंग निकालनी है। एमएफआर से जस्ट पहले कंट्रीब्यूशंस की रिडक्शन की शक्ल में अगर बेनिफिट अवेलेबल है तो वो कैसे निकलेगी एसिड सीलिंग, फ्यूचर ईयर्स में जो कंट्रीब्यूशन करने वाले थे उनकी पीवी। तो फ्यूचर ईयर में हम 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में, हमारा प्लान ये था कि 23 में कंट्रीब्यूट करेंगे 200,
24 में कंट्रीब्यूट करेंगे 250, उसके बाद हम करेंगे 300 और फिर 320 320 320 किया करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डिस्काउंटिंग के लेक्चर ले चुके हैं क्या? अच्छा चलें, फिर आपने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो मैं परपेचुटी ही नहीं बोलता फिलहाल। बस 4 साल रह गए जिंदगी के, और उन बाकी 4 साल में हम इतनी कंट्रीब्यूशन तय कर चुके हुए थे। अगर डिस्काउंट रेट 10% हो तो एसेट सीलिंग की अमाउंट कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट ना करें, वैसे पूछ रहा हूं। इनकी पीवी, क्योंकि फ्यूचर में हम ये कंट्रीब्यूट करने वाले थे। आज के सरप्लस होने से क्या फायदा हो सकता है कि वो कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, मैक्सिमम क्या फायदा हो जाएगा? इन सब की पीवी। तो अभी एमएफआर पढ़ने से पहले पहले एसेट सीलिंग है इन सब की पीवी। एमएफआर से अब क्या फर्क पड़ेगा? एमएफआर ये है कि गवर्नमेंट ने कह दिया कि नहीं नहीं नहीं, आपको तो जमा कराने हैं पैसे। 23 में आपने लाजमी 150 कराने, 2023 में आपने लाजमी 170 करवाने, 180 बल्कि 310 और 240। अच्छा वैसे ना आगे चल रहा होता है, लेकिन अभी मैंने कहा चलो नहीं डालते परपेचुटी में, मैंने 4 रख दिए। गवर्नमेंट की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है कि जो आपने खुद प्लान की हुई थी हमें उसका नहीं पता, हमारी तरफ से ये लाजिम है कि आपने इतने तो कंट्रीब्यूट करना ही करना है। तो इस नीले वाले कॉलम से पहले पहले हम एसेट सीलिंग किसको कह रहे थे? इन सब की पीवी को। क्यों कह रहे थे उनको हम एसेट सीलिंग? उनको क्यों फ्यूचर बेनिफिट्स कह रहे थे? क्योंकि हम ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। तो क्या अब भी ये बात कह सकेंगे कि हम ये कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि करनी पड़ेगी। तो अब कितनी है जो हम अवॉइड कर सकते हैं? इनका डिफरेंस 50 80 सर एमएफआर तो मस्ट बी 80। हम ये सारे पैसे बचा सकते थे अगर एमएफआर ना होता, तो इसकी पीवी को हम एसेट सीलिंग कह देते। लेकिन अब एमएफआर की शर्त होने की वजह से ये नहीं, हम इतने नहीं बचा सकेंगे, इतने हैं जो अवॉइड कर सकेंगे। तो इसमें से एमएफआर माइनस कर देंगे, फिर जो आंसर बचेगा उसकी पीवी हमारा एसेट सीलिंग होगी। और अगर किसी साल में नेगेटिव आ गया तो कोई बात नहीं, आ जाए। अगर किसी साल में नेगेटिव आ गया तो आ जाए। अब हमने इनकी पीवी लेनी है, इनकी पॉजिटिव इसकी नेगेटिव, और अब इनकी जो नेट टोटल पीवी आएगी वो एसेट सीलिंग है। हाँ, यानी इनकी डिस्काउंटिंग टेस्ट हो सकती है आपको जी। अब हम एसिड सीलिंग काली वाली पीवी नहीं, लाल वाली पीवी को बोलेंगे, और अगर बीच में कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव लपेट लेंगे। यहां तक ओके। अब इसमें 2 बातें और। हो सकता है कि ये नेगेटिव 1000 हो और ये सारा ही नेगेटिव आ जाए, तो बस 0, फिर इसको 0 कर देंगे। अगर ये नेगेटिव हो गया सारा तो फिर 0 कर देंगे, एसिड सीलिंग 0 हो जाएगी। ये बात भी ओके। और एक बात और फिर अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये गवर्नमेंट ने रिक्वायर किया हुआ है कि आप इतने पैसे 23, 24, 25, 26 में कराएंगे जमा। अगर 23 में जो जमा कराने थे, अभी हमारे पास पैसे थोड़े आए हुए थे, तो उस 150 में से 40 हमने अभी करा दिया जमा। इसको हमें अलग से ही एसेट फौरन मान लेंगे, प्री पेमेंट। इसको तो अलग 40 रख लेंगे। ये तो है ही है, हम इसमें से पहले पैसे जमा करा चुके। देखें यहां मैं 150 माइनस कर रहा हूं, टेक्निकली तो 110 माइनस करना चाहिए ना। अगर मैं इसमें से 2022 के आखिर में 40 दे चुका तो अब तो 110 ही देना है ना। लेकिन चूंकि डिस्काउंटिंग इन्वॉल्व है तो यहां 150 ही लिखेंगे और उस 40 को अलग से एसेट रख लेंगे, और फिर अब जो इस लाल वाले की पीवी बनेगी वो साथ इसमें शामिल कर देंगे। वो बन गई लेट से 700, इतनी ज्यादा नहीं, वो बन गई 190। तो इस 250 को हम एसेट सीलिंग बोलेंगे। अगर इन कंट्रीब्यूशंस में से जो कल करानी है इनमें से कुछ प्री पेमेंट कर चुके वो अलग से रख लें, और बाकी लाल वालों की पीवी इसमें ऐड कर लें। अब ये एसेट सीलिंग है। 40 और 190 क्यों? सर हमने ज्यादा जमा करवाए हैं 150 तो उसको माइनस कर रहे हैं ना, तो समझो ज्यादा माइनस कर दिए। सर हम 150 को डिस्काउंट कर रहे हैं। 150 को डिस्काउंट नहीं कर रहे, हम दिस माइनस दिस करके डिस्काउंट कर रहे हैं। तो हमने 150 माइनस कर दिया, हालांकि असल में तो 110 कल और दे होंगे ना, ज्यादा माइनस कर दिया ना, इसीलिए ऐड कर रहे हैं। 230 आना है। अच्छा 230 है।
आप तो पेपर में देते हो यार ऐसे सर वैसे यार वो प्रेशर में आ गया था मैं आपको। यस सर इंडिया बात वाले लोग तो ये ज्यादा माइनस हो गया था ना, तो इसीलिए ऐड कर दिया जी। इसको भी हम उसका पार्टी प्लान कर सकते हैं। हमने 150 पे करना था, 40 पे कर दिया, उस 40 को अलग रख लेते हैं, लेकिन इस कैलकुलेशन में फिर भी 150 ही लिखेंगे। इसकी कैलकुलेशन अलग से रखेंगे कि रिक्वायरमेंट तो 150 है ना। अब पहले 40 अलग से दे दिए तो वो अलग किस्सा है, रिक्वायरमेंट तो 150 है, तो इसलिए यहां पर हम 150 ही लिखेंगे, 110 नहीं लिखेंगे। यहां पूरे 150 पे कैलकुलेशन करेंगे। जब एक बार ये लाल वाली कैलकुलेशन हो जाएगी, फिर उसमें साथ प्री पेमेंट को मिला के ये एसिड सीलिंग होगी। इस अंग्रेजी को सारा पढ़ लें, ये जो पॉइंट नंबर 2 की अंग्रेजी है, और फिर एक सवाल प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 सोल्यूशन ही देख लें। हो सकती है, गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट को क्या पता हमारी क्या कैलकुलेशंस हैं। क्यों करेंगे वो कैलकुलेशन जो गवर्नमेंट ने मना की हुई है? सर क्यों माइनस सर एनडी क्यों उस टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करेगी जो गवर्नमेंट ने क्या मना किया हुआ है? गवर्नमेंट ने कहा 310 आपने देना ही देना, तो हम वो 300 क्यों एग्री कर रहे हैं? किससे एग्री कर रहे हैं? सर एनडी से एग्री हो रहा है। हमने उनके साथ जो फंड बनाया हुआ है उसके साथ ये एग्री किया हुआ है कि जो हमारी कैलकुलेशन हुआ करेगी हमारी एक्चुअल कैलकुलेशंस की बेस पे, बस जितना बना करेगा पैसे जमा करा दिया करेंगे। ठीक है सर, जैसे आप कहें। वो तो हमने अपनी एक्चुअल कैलकुलेशंस पे चला लिया। गवर्नमेंट को हमारी एक्चुअल कैलकुलेशन से क्या लगे? गवर्नमेंट कह रही है नहीं इतने जमा कराने, तो नेगेटिव हो सकता है। बाकी आ गई, पक्की बात है। ये गवर्नमेंट ने कहा था कि 150 आपने जमा कराना है 23 में, रिक्वायरमेंट 150 है। हम इसमें से 40 22 के एंड पे जमा करा चुके थे प्री पेमेंट। यहां पर फिर भी कैलकुलेशन में 150 ही लिखेंगे। हम लिखना 110 चाहिए थे ना, हम फिर भी 150 लिखेंगे। तो इन लाल वाली कैलकुलेशंस की पीवी ये है, लेकिन टेक्निकली गलत आ गई ना ये, क्योंकि फालतू 40 माइनस कर दिया। ये रिक्वायरमेंट 150 की थी, हमने 40 अभी जमा करा दिए, तो 23 में कितने कराएंगे? 110 ना, लेकिन फिर भी यहां 150 लिख के सॉल्व किया है। वो तो हमने जमा तो उधर ही करवाना था ना, लेकिन वो हमने उसको प्री पेमेंट। हाँ तो प्री पेमेंट है ना, गवर्नमेंट को ये थोड़ी कहेंगे, गवर्नमेंट ये थोड़ी कहेगी तुमने दिसंबर में क्यों जमा करा, भाई करा दिया ना जमा। अगर बिल अभी जमा करा दें एडवांस में तो अगले बिल में एडजस्ट ही होगा ना वो। तो जब 23 में टोटल गवर्नमेंट ने 150 कहा है जमा कराने को, अगर इसमें से 40 हमने दिसंबर 22 में करा दिया, तो एक्चुअली अब 110 कराएंगे कि फिर 150 कराएंगे जाके, लेकिन कैलकुलेशन हमने 150 पे कर ली है, क्योंकि रिक्वायरमेंट 150 की थी। तो हमने कैलकुलेशन 40 फालतू माइनस कर दिया, वो वापस ऐड कर दिया। इसकी अंग्रेजी सारी पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देख लें सॉल्यूशन। और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में एन्युटी परपेचुटी डिस्काउंटिंग की हुई है। इसका नाम फ्यूचर सर्विस कॉस्ट क्यों रखा हुआ है? किसका? ये जो हमने कंट्रीब्यूशंस देनी होती है, अभी मैंने कुछ देर पहले बात की थी कि आइडियली स्पीकिंग हम हर साल कितना कंट्रीब्यूट करते होंगे, जितना उस साल का एम्प्लॉय कॉस्ट होती होगी, आइडियली स्पीकिंग कितना ही करते होंगे ना। तो अगले ईयर्स में कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? जो अगले ईयर्स की एम्प्लॉय कॉस्ट होगी। चैप्टर के नोट्स में जो हेडिंग 2 लिखी हुई है ये कहा था सारी पढ़ लें और प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देख लें। अच्छा, जिन्होंने डिस्काउंटिंग का लेक्चर देख लिया है, 2 का और 3 का नॉर्मल डिस्काउंटिंग होगी और जो 4 है उसकी डिलेड परपेचुटी डिस्काउंटिंग होगी। पहले परपेचुटी डिस्काउंटिंग करेंगे, उससे वो टाइम 3 पे आएगा, फिर उसको 3 साल और डिस्काउंट करेंगे। जो नेगेटिव 10 वाली बात थी, इसके अंदर भी क्वेश्चन नेगेटिव 2 आ रहे हैं। हाँ जी, तो उसको
नहीं, इनमें से जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव लें, जो नेगेटिव है नेगेटिव लें। इन द एंड पॉजिटिव ही बनेगा। अगर इन द एंड नेगेटिव बन गया उसको जीरो छोड़ देंगे। हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 डन। कोई एतराज सवाल अगर जाग रहे हैं? सोल्यूशन सही है, चलो सही है, शुक्र है। ठीक है सारे। तीसरी हेडिंग, तीसरी हेडिंग ये है। अच्छा, अभी ये जो मैंने दूसरी हेडिंग बताई है, ये गवर्नमेंट की तरफ से किस पीरियड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट है? फ्यूचर से रिलेटेड। हो सकता है गवर्नमेंट कहे कि फ्यूचर में तो चलो जो कंट्रीब्यूट करना है, अब हमारे रूल्स में हो रही है चेंज। पहले हमने आपको जरा छूट दी हुई थी और आपको कहा था थोड़े पैसे जमा करवा दो, लेकिन आप लोगों ने सुस्तियां ज्यादा शुरू कर दी। अब आप पिछले गुजरे हुए ईयर्स के भी इतने पैसे और जमा करवाएं। यानी गवर्नमेंट वाले हमसे जो फंडिंग की रिक्वायरमेंट चाह रहे हैं, अभी जो सामने किया हुआ ये फ्यूचर से रिलेटेड था। गवर्नमेंट वाले पास्ट से रिलेटेड भी कह सकते हैं। अगर उन्होंने पास्ट से रिलेटेड भी पैसे जमा करवाने को कह दिया, अब ये हमारी बन जाएगी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। IAS 37। अभी इस वक्त ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इसलिए नहीं है क्योंकि ये अवॉइड हो सकते हैं। कैसे अवॉइड हो सकते हैं? ये पेमेंट्स अवॉइड हो सकती थी। बंद कर दें बिजनेस बंद कर दें। अभी तक जितने पैसे बनते हैं लोगों के वो दे देंगे। अगर अभी के भी बिजनेस बंद कर दें तो ये अवॉइड हो सकता था। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिक्वायरमेंट थी, ये अगले ईयर्स में जाना था तो हमने जमा कराना था, क्योंकि फ्यूचर की सर्विस से रिलेटेड थी। ये अवॉइड हो सकती थी। अब अलग हेडिंग इसलिए बनी है कि गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसे पैसे जमा कराने को कह दिए जो पास्ट सर्विस से रिलेटेड हैं, तो अगर कंपनी अभी बंद कर भी दी, वो पैसे फिर भी जमा कराने पड़ जाएंगे। तो इसलिए पॉइंट नंबर 3 की हेडिंग ही यही है, क्या कि MFR जब लायबिलिटी रेज कर दे तो ये तभी होगा जब गवर्नमेंट की तरफ से पास्ट पीरियड से रिलेटेड कोई फंडिंग रिक्वायरमेंट आ गई है। देखें, ये तो खैर मुझे नहीं पता कि हम टर्म्स एंड कंडीशन को खत्म करने में लीगल एक्शन क्या लेना पड़ेगा, ये तो पता नहीं, उसी टर्म से भी डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर सख्ती है तो गवर्नमेंट ने भी कोई ना कोई रूल्स तो रखे ही होंगे। तो जो पास्ट पीरियड से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट कह दे तो उसमें आगे फिर 2 सिनेरियो है। सिनेरियो ए क्या है? सिनेरियो ए कि जितने मर्जी पैसे जमा हो जाएं, एंड पे जो फालतू बचे हुए सारे रिफंड हो जाने हैं। तो अगर कल को रिफंड हो ही जाने हैं तो हम टेंशन ना लें। देखें, टेंशन ही तब है जब वापस नहीं आने। तो अगर कल को वापस आ ही जाने हैं तो गवर्नमेंट जितने भी जमा कराने को कह रही है करा दें, वापस तो कल को आ ही जाने हैं। तो जब टेंशन ही कोई नहीं है तो लायबिलिटी किस बात की? लायबिलिटी बनती ही तब है जब हमें खर्चा अवॉइड ना कर सकें। तो कल को जमा करा भी दें, सारा का सारा वापस आ जाना है, तो इसकी टेंशन ही कोई नहीं है, इसलिए इसकी लायबिलिटी भी कोई नहीं बनेगी। इन अदर वर्ड्स, इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं हो है जी। गवर्नमेंट ने कहा कि जो 2022 तक आप अपने लोगों से सर्विस ले चुके, 23, 24, 25, 26 के लिए तो इतने पैसे जमा कराने हैं आपने, लेकिन हमारे मुताबिक आपके फंड में पैसे थोड़े हैं, उनकी गुजरी हुई सर्विस के भी आप 300 और जमा कराएं। अगर टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक कल को फंड में जो बचा हम सारा का सारा रिफंड कर सकते हैं, तो 300 और भी डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? कल को रिफंड कर ही लेंगे ना, तो इसलिए टेंशन ही नहीं है। अगर 300 गवर्नमेंट ने कहा कराओ 300 जमा, अभी मैंने जमा नहीं कराए, अभी जमा नहीं करवाए, गवर्नमेंट ने कहा जमा 300 कराओ, चलो करवा भी दें तो कल को वापस निकाल सकते हैं ना, तो इसलिए भी जरूरत ही नहीं लायबिलिटी दिखाने की। बना भी लें, जमा करा भी दें, फिर भी वापस मिल जाने हमें। क्या मतलब? 300 जमा करा, जितने पैसे अभी सरप्लस हैं वो तो है ही हैं। बात मैं कर रहा हूं जो एक्स्ट्रा पैसे गवर्नमेंट जमा कराने को कह रही है, हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। जो अभी बुक्स में अकाउंटिंग जिन चीजों की हुई है वो है। मैं बात कर रहा हूं उस एक्स्ट्रा 300 का क्या करना है।
देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आया है कि 300 जमा करवाओ। अब इस 300 को हम अकाउंट फॉर अभी जमा करवाए नहीं है, अभी जमा करवाने हैं। गवर्नमेंट ने कहा है 300 जमा करवाएं, तो इस 300 की कोई अकाउंटिंग करनी है या नहीं करनी ये बता रहा हूं। तो क्यों नहीं करनी? अच्छा अकाउंटिंग करते तो क्या अकाउंटिंग करते? लायबिलिटी क्रेडिट करते हैं ना। तो हमें ये कल को पैसा वापस आ ही जाना है, तो इसलिए क्या फायदा लायबिलिटी दिखाने का? इसलिए इस 300 का कुछ भी नहीं करना। हां, जब जमा करवा देंगे प्लान एसेट्स डेबिट कैश क्रेडिट कर देंगे। जब जमा करवाएंगे तो प्लान एसेट्स डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। उससे पहले अभी किसी अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। सर इसमें मैटर नहीं, अगर लायबिलिटी हमें पता भी है, हम बना नहीं रहे सर। आपकी भी लायबिलिटी नहीं सर। कैसे सर अभी जो आपने बात की है, ये जो लायबिलिटी हम नहीं बनाएंगे क्योंकि अभी रिफंड हो गया, रिफंड कर दें इसको। मैं कहता हूं देखें, अभी हमें पता है लायबिलिटी क्रिएट हो गई है, गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें वो पैसे कल को वापस मिल ही जाने हैं, तो फिर जिम्मेदारी कहने की जरूरत क्या है? अच्छा इससे होगा क्या? अगर हम अभी जिम्मेदारी दिखा दें तो डेबिट क्या करेंगे? क्रेडिट कर दिया, डेबिट क्या करें? एक्सपेंस बना लें, रिसीवेबल अलग से कहीं दिखाएंगे, इधर ही इसी को नेट करेंगे ना, तो नेट तो जीरो ही हो जाएगा। एक्सपेंस बनाएंगे नहीं, एक्सपेंस क्यों? हमें तो पढ़ना ही नहीं है, वो वापस आ जाने हैं, इसलिए इसको काउंट फॉर नहीं कर रहे। लास्ट पोर्शन, उससे पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 भी देख लें, जुबानी है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4, हाँ जी। तो इस 50 मिलियन की कोई अकाउंटिंग नहीं करेंगे, जब जमा कराएंगे तब देखेंगे, तब प्लान एसेट्स डेबिट कैश क्रेडिट हो जाएगा। उससे पहले इस 50 की कोई लिफ्ट नहीं कराएंगे। ठीक है जी, चलें लास्ट काम जी है, ऑर्डर होंगे फिर 14 पढ़ के आ जाके। तो नहीं आ रहा होगा तो उसमें क्या मसला है? नहीं है ना लायबिलिटी। अच्छा डेबिट क्या करें बताओ? वो तो सर आपको बेहतर पता होगा ना। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है क्रेडिट करने का तो सोचो ना डेबिट क्या होगा। चलो पॉसिबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं ना। डेबिट क्या होगा? वो रिसीवेबल कहां शो करेंगे? जब ये सारी कहानी है ही एक नेट डिफाइंड बेनिफिट, उसी की कहानी है ना सारी, तो उसी के अंदर ही दिखाना चाहिए। एसेट सीलिंग भी सब वहीं पे ही आ रही है ना, कोई अलग लाइन आइटम तो नहीं बैलेंस शीट में आ रही। प्लान एसेट्स में तो गई नहीं पैसे अभी, और वो तो कल बताया था कि प्लान एसेट्स में जो वादा हुआ है उसको प्लान एसेट्स में नहीं गिनना जब तक पैसे आना जाए। सर वो कह तो रहे हैं ना कि आपको मिल जाएंगे, तो सर कंटिंजेंट एसेट कर रहे हैं। कंटिंजेंट एसेट नाम का एक एसेट रिकॉर्ड कर लें। रिकॉर्ड नहीं होता ना रिकॉर्ड। तो अगर ये टेंशन है कि दुनिया वालों के पास पता कैसे चलेगी, तो उसके नोट पे लिख देंगे अंग्रेजी। हाँ डिस्क्लोज कर देंगे, गवर्नमेंट ने कहा हुआ है, बस। रिकॉर्ड करने के लिए डेबिट करने को कुछ नहीं है। तो इसलिए इस 50 की कोई एंट्री नहीं होनी जब तक पे नहीं करते। जब पे कर देंगे तो प्लान एसेट्स डेबिट और कैश क्रेडिट हो जाएगा। जब तक नहीं करना तब तक इस 50 की कोई एंट्री नहीं है। चले जी लास्ट पोर्शन, और ये मैं आपको सवालों से ही सिखाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़ ले, मैं बोर्ड पे करके समझाता हूं। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 पढ़िए, क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं, मैं समझाता हूं। ये 75% और 100% की हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, ये गवर्नमेंट की कोई टर्मिनोलॉजीज होंगी। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपने जो पैसे जमा कराने हैं वो 300 मिलियन कराने, और टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक मैक्सिमम 70% वापस आ सकता है। अब
अभी इस वक्त बगैर कोई अकाउंटिंग किए प्लान एसेट्स कितने हैं? ये मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 कर रहा हूँ। 1600 है, 1600 पीवी ऑफ डीबीओ 1500। अभी इस वक्त 100 है, ये सरप्लस है। ऑब्लिगेशन ज्यादा हुई ना तो फिर ये डिस्कशन ही नहीं है ना, अगले सवाल में वो भी आ जाएगी, वैसे अभी फिलहाल नहीं है। 100 का सरप्लस है। पहले इस 100 सरप्लस की बात करते हैं, एमएफआर से हटके पहले 100 सरप्लस की बात करते हैं। द प्लान रूल्स परमिट अ मैक्सिमम रिफंड ऑफ 70%। अभी एमएफआर को छोड़ दिया, बस 70% तक रिफंड हो सकता है। तो एमएफआर इग्नोर, तो इसकी एसिड सीलिंग 70, क्योंकि इसमें से निकलना ही कल को 70 है, तो एसिड सीलिंग में एक तो वो 70 आ जाएगा, एक तो वो रिफंडेबल है सरप्लस में से 70। ये मैंने अभी एमएफआर से हटके पुरानी बात की है, बल्कि नहीं सॉरी, एडजस्टमेंट। ये मैं एसिड सीलिंग एडजस्टमेंट निकाल रहा हूं, एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट निकाल लो। इसमें से कितना नहीं मिलना, तो वो एडजस्टमेंट 30 है। अगर एमएफआर ना हो तो एसिड सीलिंग कितनी है? 70। कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? ये वो 30 है, ये वो 30 है। मैं एडजस्टमेंट निकाल रहा हूं। इस 30 की एडजस्टमेंट की हद तक जो जाग रहे हैं, 30 की एडजस्टमेंट ओके। गवर्नमेंट ने कहा है कि 300 और जमा कराओ। अभी हमने जमा करा दिए? नहीं। एज अ रिजल्ट इट हैज एन ऑब्लिगेशन, अभी जमा नहीं करवाए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 में 50 मिलियन की अकाउंटिंग क्यों नहीं की थी? क्योंकि सारा वापस आ ही जाना था। तो जब सारा ही वापस आ जाना था, डूबना ही कुछ नहीं था, तो फिर अभी लायबिलिटी बताने की क्या जरूरत थी? अच्छा, IAS 37 ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम फंस गए हैं कि लॉस होना ही होना है, पैसा डूबना ही डूबना है, तो ऑब्लिगेशन बनती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 में 50 की अकाउंटिंग क्यों नहीं की थी? क्योंकि सारे के सारे पैसे वापस आ ही जाने थे, हमारा डूबना ही कोई नहीं था, इसलिए कोई लायबिलिटी नहीं बनाई। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा है 300 जमा करवाएं, जो 300 अभी जमा करवाए तो नहीं है, लेकिन हमें पता है कि उसमें से डूबना ही डूबना है 90, और वो डुबोना हमारी जिम्मेदारी बन गई। 300 अभी जमा करवाया नहीं है, लेकिन जमा करवाना पड़ेगा, और जब जमा करवा देंगे उसमें से 70 बस वापस निकाल पाएंगे, तो 90 डुबोना हमारी बन गई जिम्मेदारी। इसको हम लायबिलिटी बनाएंगे। $300 का 30%। तो हम लोग अब एडजस्टमेंट करेंगे 120 की। अब हम 120 की एडजस्टमेंट करेंगे, है जी? करते हैं। अब जब हम इस 120 की एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट 120, तो नेट क्या बन गया? 20 की लायबिलिटी। वो जो एसेट पे थे अब लायबिलिटी पे शिफ्ट हो गए। ये बात दोबारा सुनिए। 30 की एडजस्टमेंट ओके। 90 कैसे निकला? दोबारा सुनिए। अभी इस वक्त हमने 300 जमा करवाया नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि जमा तो करवाना पड़ेगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 में भी 50 जमा करवाना था, लेकिन उस 50 की अकाउंटिंग क्यों नहीं की थी? क्योंकि वो सारा वापस आ ही जाना था, डूबना ही कुछ नहीं था। अब 300 हमने जमा करवाया नहीं है, लेकिन जमा करवाना पड़ेगा, अवॉइड नहीं हो सकता, क्योंकि पास्ट पीरियड से रिलेटेड है। जब जमा करवाना पड़ेगा तो उसमें जितना जमा करवाने के बाद डूब जाएगा, बाकी तो निकाल पाएंगे। तो कितना डूब जाएगा? इसका मतलब 90 डुबोने की ऑब्लिगेशन बन गई हमारी, तो हमें उस 90 की लायबिलिटी को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। टोटल 120 की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी इस 30 एसिड सीलिंग टेस्ट की वजह से और 90 लायबिलिटी बनाने की वजह से, यानी 120 को हम यहां पर लेस कर दें। अब उसका रिजल्ट आया 20। ये 20 की इंटरप्रिटेशन क्या, ये भी देख लें। एमएफआर की गैर मौजूदगी में एमएफआर ना होता तो हमारे इस काले वाले सरप्लस की सिचुएशन क्या है? कितने को एसिड कहना चाहिए? इसको एसिड कह रहे हैं, और 90 की लायबिलिटी, इसलिए 20 नेट आ रहा है।
चूंकि सारी चीजें कनेक्टेड एक ही लाइन आइटम से है ना, इसलिए सबको मिला के नेट प्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये 20 कैसे बना दोबारा देखें। MFR वाली कहानी ना होती तो सरप्लस 100 एसिड सीलिंग